नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त हो चला है दस्तक देने का। जिंदा आदमी लाख का, मरे तो सिस्टम के लिए जैसे खाक का। क्योंकि एक जिंदा व्यक्ति एक वोट बैंक भी तो है। सरकारों को उसमें इस तरह का एक इंटरेस्ट जरूर रहता है, लेकिन मरने के बाद किस काम का? क्या यही वजह है कि मौत का जो आंकड़ा है वो दरअसल है कुछ और? एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता इसमें थी और इसीलिए आज तक ने अपने तमाम संवाददाताओं को इस मुहिम में लगाया है ताकि सिस्टम को हम इस दस्तक से जगा जरूर सकें। क्या वाकई जितनों की मौतें हो रही हैं वो सब कोरोना के मौतों के आंकड़े के तौर पर दर्ज हो रही हैं? कम से कम मृत्यु के बाद यह सम्मान तो जरूरी है। गंगा के किनारे ये जो दूर दूर तक लाल नारंगी पीले रंग के वस्त्र रेत के ऊपर बिछे दिखते हैं, ये कोई धर्म क्षेत्र नहीं है। ये कोरोना से युद्ध के दौर में दिखता वो कुरुक्षेत्र है, जहां चारों तरफ शवों के रेतीले टीले गंगा के उपजाऊ मैदान में उगाए। ये शव किसके हैं? सामान्य मौत के हैं, कोरोना से प्राण गंवाने वालों के हैं। क्या इनकी गिनती सरकार के आंकड़ों में हुई है? सवालों के झंझावातों की दस्तक है यहाँ पर, जहाँ पहुंचे हैं संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव। हम प्रयागराज के फाफामऊ पुल पर हैं, जिसके ठीक नीचे का दृश्य देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार कराने के लिए लोग आते हैं और यहाँ अगर आपकी नजर आगे 1 किलोमीटर तक कहीं जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखेंगी, वो भी पूरी तरह से अंतिम संस्कार की हुई नहीं, बल्कि ऐसे ही रेत में 1-2 फीट नीचे दबी हुई। और ये जो नजारा है, जो मंजर है, ये यहाँ से अगर नजर जहां तक जाती है वहां तक ऐसे ही देखने को मिल रहा है। जितने भी चमकते हुए कपड़े हैं वो लाशों के ऊपर ढके हुए कपड़े हैं। चारों तरफ डंडी या बांस का टुकड़ा गाड़ा, बीच में गड्ढा खोदकर शव दफनाया, ऊपर से बालू भरी, फिर रामनामी डालकर पहचान मान ली कि यहाँ उनके अपने चिरनिद्रा में सो गए। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल से पहले वो गिनती जिसे करना असंभव है लेकिन गिनना जरूरी, एक कोशिश शिवेंद्र श्रीवास्तव करते हैं। हम प्रयागराज में फाफामऊ में ठीक उसी जगह खड़े हैं जहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं रेत पर, और हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इनकी संख्या इतनी ज्यादा है कि यहां से 1 मिनट तक चलकर जाने में हमें कितनी लाशें मिलती हैं हम दिखाएंगे। आप गिनिए और देखिए कि अव्यवस्था का क्या आलम है। ये लाश है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ये 18 सेकंड से भी कम समय में हमने 18 लाशें गिनी है। तो 1 मिनट में अगर 60 लाशें भी मान ली जाए तो 1 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी जगह नजर जाती है वहां सिर्फ लाशें और लाशें ही हैं। हर सेकंड, हर कदम जहां एक शव गंगा की रेत में दबा हो तो उसे क्या माने? परंपराओं की चादर प्रशासन संभव है यहां भी ओढ़ा दे, इस दलील के साथ कि अरे स्थानीय लोग दफनाते ही हैं। लेकिन क्यों ना इन सरकारी बयानों को झूठ का कौवा मान ले, क्योंकि इस बात को कैसे स्वीकार किया जाएगा कि अचानक उसी वक्त क्यों गंगा के किनारे लाशों के टीले उभर आए, जब अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हुई, दवाओं का अकाल पड़ा, इंजेक्शन का सूखा आया और इलाज को आम आदमी तरस गया। वक्त बीतने के साथ जब ये रेत उड़ेगी, बारिश होगी, तो यही लाशें इस नदी के भीतर जाएंगी और संक्रमण का कारण भी बनेगी। सरकार चाहे कितने ही दावे करे कि उन्होंने जल पुलिस की तैनाती की है, लोगों को आगाह किया है, लेकिन जो महीनों से होता रहा लापरवाही, उसका नतीजा जमीन पर दिख रहा है। लाशें अंतिम संस्कार के इंतजार में यहाँ पर व्यवस्था का इंतजार करती रही, लेकिन न प्रशासन जागा न सरकार जागी। लोग अपने परिजनों को ऐसे ही रेत के नीचे सुला कर चले गए। और अब ये लाशें जब रेत हटेगी तो शायद पूछेंगी कि क्या उनको जब जीते वक्त जीने के लिए ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड्स की जरूरत थी, उसकी कमी और सरकार और प्रशासन नहीं पूरी कर पाया, तो उनको सम्मान से मरने का भी अधिकार नहीं था, जिसमें उनको अंतिम संस्कार के लिए भी वो ठीक से सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। और यही तमाम यहाँ पर दफन लाशें सवाल पूछ रही हैं। इन सवालों की वजह यह कि यही शिवेंद्र श्रीवास्तव जब उन्नाव के बक्सर घाट पर पहुंचे तब भी सैकड़ों की तादाद में शव रेत में दफन मिले। जब गाजीपुर से बिहार के बक्सर तक
संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने सच की दस्तक दी तो गंगा की लहरों के बीच अनगिनत शव बहते दिखे, किनारे पड़े नजर आए। अब प्रयागराज में एक बड़े इलाके में शव दफन दिखते हैं, लेकिन शवों को नदियों में बहाने और रेत में दफनाने से रोकने के लिए अब जाकर बनी पेट्रोलिंग टीम को लगाने के बाद यूपी में डीजीपी मुख्यालय कहता है कि अब तक गंगा के किनारे से सिर्फ पुलिस को 39 शव मिले। सरकारी आंकड़ों में अब तक वाराणसी में महज 7, गाजीपुर में 16, चंदौली में 8 और बलिया में 8 शव बरामद किए जाने की बात कही गई है। तो क्या इसी को सच मान लिया जाए? अगर हाँ, तो फिर प्रयागराज में फाफामऊ पुल के किनारे दबे शवों का सच क्या? स्थानीय लोगों से हमने सवाल पूछा है, ध्यान से आप सुनिएगा। जमीन में ऐसे ही अंतिम संस्कार किया है लोगों ने, तो क्या कोई मान्यता है या अव्यवस्था है? क्यों ऐसा हुआ? नहीं, कोई रोकता ही नहीं, तो गाँव सब चले जा रहे हैं। अच्छा, सरकार की तरफ से लकड़ी या कोई उसका इंतजाम कभी किया गया? नहीं, कोई इंतजाम नहीं करता। तो ये जो लोग करते हैं, क्या गरीबी की वजह से करते हैं? और कहा गरीबी की वजह से करबी करे। 1 हफ्ते से कम हो गई है, नहीं इसके पहले 60, 70, 80 रोज नहीं, जितनी अभी तक दिख रही हैं इस पूरे 1 किलोमीटर के एरिया में। हाँ। कितना होगा लगभग? अरे शायद तो हजारों की संख्या में गया हूँ, वहाँ तक का सब बढ़ी। अच्छा। सरकारी पन्नों में दर्ज मौत के आंकड़ों के सच पर सवाल उठाते ये शवों के टीले और स्थानीय लोगों के बयान के आधार पर हमने जिम्मेदारी निभाते हुए प्रयागराज के माननीय जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी से सच पूछा, लेकिन डीएम साहब का तो मानना है कि वो गंगा किनारे दफन शवों का सच अपनी जवाबदेही के साथ बताना जरूरी ही नहीं समझते। इसीलिए लंबा इंतजार संवाददाता को करा के कुर्सी से उठे और चल दिए। इसके लिए जब हम जिलाधिकारी से बात करने के लिए पहुंचे तो न सिर्फ वो ज्ञान देने लगे, बल्कि ये भी बताने लगे कि बगैर वक्त लिए कैसे मिलने आ पाए। साथ ही साथ हमने जब उनसे जानना चाहा कि आखिरकार इतनी अवस्था के पीछे क्या कारण है, तो उन्होंने इसका जवाब देना भी ठीक नहीं समझा। शासन स्तर पर भी हमने प्रयास किया कि उनसे किसी भी तरीके से उनका कोई जवाब या प्रशासन की तरफ से कोई रिएक्शन मिल सके, लेकिन वो यहां से चुपचाप चले गए। आप समझ सकते हैं कि इतने भयंकर दौर में जब कोविड की वजह से तमाम लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लोगों को अंतिम संस्कार करने तक के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं मिल रही है, ऐसे में अगर सरकार पर सवाल उठते हैं तो इन जैसे अधिकारी ही सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए मजबूर करते हैं और अव्यवस्था ऐसे ही जारी रहती है। अगर प्रशासन ही चुप्पी साध लेगा तो सच्चाई कौन बताएगा? कौन और कैसे यकीन करेगा कि यूपी के डीजीपी कार्यालय को गंगा के किनारे सिर्फ 39 शव पूरे प्रदेश में मिलते हैं और अकेले प्रयागराज में शवों की रेल लगी है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक। कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार गिर रहे हैं और देश के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि 4 लाख के पार पहुंचने के बाद कोरोना का जो आंकड़ा है वो पहले 3 लाख से ऊपर और अब 2 लाख से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन मौतों का आंकड़ा नहीं घट रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौतों के सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत में फर्क मिलने के बाद अब बारी है राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में सरकारी पन्नों में दर्ज मौतों में भयानक और आपराधिक खिलवाड़ पर दस्तक दी जाए। राजस्थान में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत जयपुर जिले में हुई, लेकिन क्या जयपुर में ही सरकारी व्यवस्था संक्रमण से मौत के सच का अंतिम संस्कार करने में जुटी है? संवाददाता शरद कुमार ने इसकी पड़ताल की, पाया है कि राजस्थान सरकार के मुताबिक अकेले जयपुर में पिछले साल से लेकर अब तक कोरोना से 1578 लोगों की मृत्यु हुई, मगर जब आज तक संवाददाता ने अस्पतालों से कोरोना प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार के लिए शमशान भेजे गए शवों का आंकड़ा पता किया तो 2020 में 1409 शव और इस साल अब तक 1144 शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शमशान में जाने की बात सामने आई। यानी पिछले साल से अब तक अस्पताल से कोरोना से जान गंवाने वाले कुल 2523 शव कोरोना प्रोटोकॉल के तहत शमशान भेजे गए। यानी सरकारी आंकड़े और शमशान पहुंचे शवों के बीच 945 शवों का अंतर अकेले जयपुर में मिलता है। और इस बात की गवाही जयपुर के मोक्ष धाम इंचार्ज आर.के. सारा भी देते हैं। कई लोग इसका हमसे पूछते हैं कि जैसे गत बार भी लोग, अभी तक सरकारी आंकड़े 500 कितने के हैं, जबकि 1497 तो हमने किए और 121 और 171 मुस्लिम हुए, तो अगर पूरा टोटल लगाएं तो बहुत ज्यादा है। अब ये सरकार बता सकती है, मैं तो वो क्यों इतने आंकड़े कम दिखाती है, तो समझ से बात। आरोप लग रहा है कि जिले से जो मौत के आंकड़े जयपुर भेजे जाते हैं
उन्हें घटाकर बताया जा रहा है। जोधपुर के अस्पताल से 18 मरीजों की मौत का आंकड़ा भेजा गया तो सरकार ने 5 बताया। हनुमानगढ़ जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 8 मौत कोरोना से होती हुई बताई तो राजस्थान के सरकारी पन्नों में 0 लिखा गया। और इन आरोपों पर स्वास्थ्य मंत्री अपना अलग पक्ष रखते हैं। मौत जितनी हुई है कोविड से, उसको छुपाने में तो किसी को मजा नहीं आता। उल्टा ज्यादा सावधान होंगे लोग अगर सच्चाई सामने आएगी। तो हमारी कोशिश तो यही है कि जितनी कैजुअलिटीज हुई है वो फिगर जनता के सामने रखा जाए। मध्य प्रदेश की कहानी अब आपको दिखाते हैं, जहां संवाददाता हेमेंद्र शर्मा ने सच खंगाला है। पता चलता है कि भोपाल में सरकार के मुताबिक 2020 से 17 मई 2021 तक कोरोना से 854 लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन सिर्फ 2021 में 1 मार्च से 17 मई तक कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार के आंकड़े भोपाल में पता किए गए तो ये संख्या 2995 मिलती है। ग्वालियर में भी सच की दस्तक आज तक दे दी, जहां 2020 से अब तक कोविड से 485 लोगों की जान जाने का आंकड़ा सरकार देती है, लेकिन इसी साल 1 अप्रैल से 17 मई तक यानी 2 महीने में 736 लोगों का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत होने का आंकड़ा शमशान घाट देते हैं। बाकी का बाप सोच लीजिए। रतलाम में सरकारी आंकड़ा कोरोना से मौत का 2 साल के भीतर 267 है, लेकिन इसी साल 1 मार्च से 17 मई तक 816 लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया। तो फिर सरकारी फाइलों में दर्ज मौतें और शमशान घाटों के शवों के बीच का खेल कौन खेल रहा है? सागर जिले में 205 मौतें 2 साल में कोरोना से हुई, ये सरकार बताती है, लेकिन शमशान घाट कहते हैं कि 1 अप्रैल से 17 मई के बीच ही इसी साल यहाँ 775 लोगों का अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ, यानी सामान्य मौत के तौर पर अंतिम संस्कार नहीं किया गया। कौन है जो आम आदमी से जिंदा रहते हुए भी खेलता है और मरने के बाद भी खिलवाड़ करता है? जैसे उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ, जहां अमानवीयता की सारी हदें, संवेदनशीलता की सारी सीमाओं को जलाकर राख किया गया। ये तस्वीरें उस पूरी व्यवस्था पर भरोसे का अंतिम संस्कार करती हैं जिसे चुनती है जनता और मानती है कि हमारी रक्षा होगी। इस वायरल वीडियो में दिखता है बलिया में गंगा किनारे मिले एक शव को पुलिस वालों ने अंतिम क्रिया के नाम पर टायर जलाकर छोड़ दिया। शव को जलाने में दावा है डीजल का इस्तेमाल किया गया और जब इस अमानवीयता पर दस्तक दी गई तो पुलिस ने 5 पुलिस वाले सस्पेंड किए। दौरान उन्होंने संवेदनहीनता बरती, जिसके लिए 5 दोषी आरक्षियों को हमने निलंबित किया है और इस प्रकरण की पूरी जांच एडिशनल एसपी बलिया को दी गई है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि आम आदमी की कोरोना से मौत के आंकड़ों में झूठ की मिलावट बिहार तक होने का आरोप है। जहां गंगा किनारे शव मिले, उसी बिहार में मुख्य सचिव ने हाई कोर्ट को अपनी रिपोर्ट में बताया कि 1 से 13 मई के बीच बक्सर में सिर्फ 6 लोगों की कोरोना से मौत हुई, जबकि पटना के प्रमंडलीय आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी दी कि 5 से 14 मई के बीच बक्सर के शमशान घाट पर 789 शव जलाए गए। इन शवों पर नंबर गेम करती हुई सरकारी क्रूरता पर हाई कोर्ट के जज भी अचंभे में पड़ गए। पूछने लगे सच किसे माने? सरकार के वकील दोबारा नंबर पता करने की तारीख लेकर लौट आए। आत्मा अजर अमर होती है, शरीर नष्ट होता है, ये हिंदुस्तान के लोग सदियों से जानते हैं, लेकिन अब देश के राज्यों में मौत के आंकड़े छिपाती सरकारों ने नया ज्ञान जोड़ दिया कि महामारी में आम आदमी का सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि उसकी गिनती भी सरकारी पन्नों में नष्ट हो जाती है। जयपुर से शरद कुमार और भोपाल से हेमेंद्र शर्मा के साथ उत्कर्ष सिंह, पटना आज तक। दस्तक में हम केवल राज्यों की राजधानियों और शहरों की बातें नहीं करते हैं बल्कि ग्रामीण भारत की भी बात करते हैं, उन गांव दूर दराज के इलाकों की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर कोरोना का संक्रमण वहां तक पहुंच रहा है तो जरूरी है व्यवस्था भी वहां पर पहुंचे और इसीलिए हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचते हैं ताकि वहां का सच हम लेकर आए। वरना तो व्यवस्था की तरफ से बहुत सारी चीजें कर दी जाती हैं। अलग अलग राज्यों की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग सरकारों की बात कर रहे हैं, सिर्फ राजनेताओं की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों की भी बात कर रहे हैं जो व्यवस्था के नाम पर कुछ अस्पताल, कुछ चंद बेड्स की व्यवस्था कर देते हैं, वहां पर वेंटिलेटर्स भी रख दिए जाते हैं, लेकिन कोई झांक कर देखने नहीं जाता कि क्या वो चल भी रहे हैं या नहीं। राम राज्य जैसा सपना दिखाकर राम भरोसे जनता की जान करके अपनी नौकरी और अपनी कुर्सी की दुकान चलाने वाली व्यवस्था की भेंट चढ़े इन वेंटिलेटर्स को देखिए।
इन्हीं वेंटिलेटर पर आम मरीज का इलाज करने के लिए दिल्ली, लखनऊ, पटना, भोपाल, जयपुर के प्राइवेट अस्पताल प्रतिदिन 50,000 रुपए तक लेते हैं। वही वेंटिलेटर दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज के भीतर 9 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि किसी प्रशासनिक कलेजे में इतनी तो ताकत और दिमाग में समझ आए कि वो इन्हें चालू कर दे। हकीकत की दस्तक देने संवाददाता रोहित कुमार सिंह पहुंचते हैं। बिहार में एक कहावत काफी मशहूर है, भोज के समय कोहरा रोपना, और शायद ये बिहार सरकार और बिहार के अस्पतालों पर कहावत पूरी तरीके से फिट बैठता है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जो कि इस इलाके का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, यहाँ भी पीएम केयर्स फंड के जरिए लगभग 1 साल पहले 25 वेंटिलेटर और पूरी आईसीयू की जो एक सेटअप होता है वो अस्पताल को मुहैया कराई गई थी। लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी उन वेंटिलेटर्स का और आईसीयू का जो है वो इस्तेमाल अब तक शुरू नहीं हुआ है। तो बस राम भरोसे ही समझिए इन मरीजों को जिन्हें यहाँ इलाज तो मिल रहा है, वरना कहीं इन्हें वेंटिलेटर की जरूरत पड़ गई तो जिंदगी बचाने वाले जीवन रक्षक उपकरण तो 9 महीने से पाल पोस कर रखे हैं, बस काम नहीं कराया गया। ये वो 25 वेंटिलेटर हैं जो जनता के पैसे से जनता के लिए पीएम केयर्स फंड के जरिए भेजे गए। डीएमसीएच की तो प्रशासन की तो कुछ है, क्योंकि 9 महीना 10 महीना पहले यहाँ सामान आया, वेंटिलेटर आया, पूरा आईसीयू यूनिट आया, बीपैप आया था जो छोटा रूप है वेंटिलेटर का, लगभग 90 पीस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी आया था। अब चालू इस्तेमाल कारण ये इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, कमी है किसी चीज? नहीं, वो तो निश्चित रूप से डीएमसीएच में आया था 9 महीना पहले, तो डीएमसीएच के प्रशासन को चिंता करनी चाहिए। अब बारी थी दस्तक देकर जवाबदेही पूछने की अस्पताल प्रबंधन से, हमने वो भी किया। कोविड अस्पताल है, वो तो नर्सिंग स्कूल कॉलेज था, वहाँ का वायरिंग क्या है, वहाँ का सेटअप, उसमें आईसीयू चलाना, फिर भी हम लोग वायरिंग करवाए हैं। नया ऑक्सीजन प्लांट लगा है, उसके प्यूरिफिकेशन ड्राई रन हम लोग किए हैं, फेल कर गए हैं, लेकिन लगे हुए हैं। आज न कल उसको हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। नेग्लेक्ट नहीं है, सब कुछ सजा गया है, सब वेंटिलेटर, बेड सब रखा हुआ है। केवल ड्राई रन में हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, तो पेशेंट को ले जाके कोई कैजुअलिटी नहीं हो, इसके चलते हम लोग ओवर श्योर जब हो जाएंगे तो फंक्शन हो जाएगा। हम लोग सब सेटअप कर चुके हैं। 2.5 साल बाद भी अस्पताल की नई इमारत नहीं बन पाती और 9 महीने बाद भी ड्राई रन करके वेंटिलेटर चलाने में पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है। ये एक आपराधिक लापरवाही है जिसमें जनता के पैसे और जान दोनों से खिलवाड़ हो रहा है। रोहित कुमार सिंह, दरभंगा, आज तक। केरल के चुनावी नतीजे आए तो इतिहास रचा गया। लेफ्ट की सरकार वहां पर लौट कर आई और लोगों का बहुत विश्वास उसने हासिल किया। और इस जीत की सबसे बड़ी वजह बताई गई कोरोना के समय में जिस तरीके से वहां पर चीजों को हैंडल किया गया था, यानी सीधे तौर पर देखें तो स्वास्थ्य मंत्री का काम। लेकिन के शैलजा को स्वास्थ्य मंत्रालय तो क्या मंत्रिमंडल से ही आउट कर दिया गया। और इसे लेकर सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जो लेफ्ट व्यक्तिवाद के खिलाफ हुआ करता था वो खुद उसी का शिकार हो रहा है। ഇത് ജന്തുക്കളിൽ നിന്നും നേരിട്ടോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നും പരസ്പരമോ പകരാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുത, there is no vaccination, no treatment protocol. केरल में निपाह वायरस ने अपने पैर पसारे तो राज्य की स्वास्थ्य मंत्री की कोशिशों ने वायरस फिल्म में उस मंत्री के किरदार तक को गढ़ दिया। इनका नाम है के शैलजा। साधारण सी साड़ी और उच्च विचारों के साथ जनहित के कुशल प्रबंधन की पहचान बनी के शैलजा, जिनकी चर्चा अब इसलिए क्योंकि केरल में निपाह वायरस से निपटने में बड़ी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर इन्होंने निभाई थी। कोरोना की पहली लहर में जिनके कारण केरल मॉडल को देश भर में पहचान मिली, कोरोना की दूसरी लहर में भी केरल में लाखों एक्टिव केस के वक्त मजबूती से मोर्चा संभालने वाली स्वास्थ्य मंत्री रही के शैलजा को इस बार दोबारा सरकार बनाने वाले मुख्यमंत्री पी विजयन की कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। It is a very good decision and it's a chance for the fresh comers and they are coming and I appreciate it and I welcome the newcomers. नए चेहरों के नाम पर जब स्वास्थ्य मंत्री रही के शैलजा को दोबारा कमान नहीं मिलती तो सवाल उठता है, आखिर क्या कारण है कि जिन मंत्री को संयुक्त राष्ट्र तक ने पिछले साल
वर्ल्ड पब्लिक सर्विस डे पर पैनल डिस्कशन तक के लिए बुलाया। उन्हें ही केरल की विजयन सरकार में मंत्री नहीं बनाया जा रहा। सोशल मीडिया में सवाल पूछे जाने लगे कि क्या व्यक्तिवाद और वंशवाद की दस्तक अब लेफ्ट के भीतर पड़ चुकी है। सवाल की वजह ये, विजयन मुख्यमंत्री दोबारा बन सकते हैं तो उनसे ज्यादा वोट से जीत हासिल करने वाली और संक्रमण के दौर में कुशलता से मोर्चा संभालने वाली के शैलजा क्यों नहीं। सवाल की वजह यह भी है कि केरल में मुख्यमंत्री विजयन के दामाद मोहम्मद रियाज को मंत्री बनाया जाता है, लेकिन निपाह से लेकर कोरोना वायरस तक के मोर्चे पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाली के शैलजा नए चेहरों के नाम पर हटा दी जाती हैं। विजयन से ज्यादा वोट से जीत हासिल करने वाली के शैलजा को पार्टी व्हिप की जिम्मेदारी अभी उनकी पार्टी ने दी। क्या ये लेफ्ट सरकार का राइट फैसला है? आज तक ब्यूरो। आप देख रहे हैं दस्तक, मैं हूं श्वेता सिंह और अब तूफान ताउते की बात करते हैं। अरब सागर में उठा ये तूफान गुजरात से होते हुए अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इसकी गति धीमी हो गई है, लेकिन अपने पीछे ये कई चुनौतियां छोड़ते जा रहा है, खासकर भारतीय नौसेना के लिए। अरब सागर के क्षेत्र में 4 छोटे जहाज फंस गए थे, जिन्हें सोमवार को रेस्क्यू किया गया। मुंबई के कोस्ट पर भी एक जहाज के साथ इसी तरह की समस्या थी, उसे भी बचाया गया। लेकिन लोगों को ढूंढने का काम अभी भी जारी है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे नौसेना के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ताउते तूफान के बीच समंदर में जिंदगी बचाने की सबसे कड़ी चुनौती से जूझ रही है भारतीय सेना। बीच समंदर में फंसे 4 जहाजों पर जिंदगी की ऐसी तलाश भारतीय नौसेना ने कभी नहीं की है। भारतीय नौसेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और लोगों को बचाने के लिए अपने सबसे मुश्किल मिशन में जुटी है। सबसे पहले उन 4 जहाजों के बारे में जानिए जिन पर 710 लोग ताउते तूफान की वजह से फंस गए। बार्ज P-305 पहला जहाज था जिस पर 273 लोग सवार थे, जिसमें से 177 को बचा लिया गया। बार्ज P-305 के डूब जाने के बाद 74 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। दूसरा जहाज बार्ज गाल कंस्ट्रक्टर, जिस पर सवार सभी 137 को रेस्क्यू कर लिया गया। तीसरा जहाज बार्ज SS-3 और चौथा जहाज सागर भूषण, जिस पर 101 लोग फंसे, जिन्हें खोजकर बचाव का काम जारी है। इस तरह अरब सागर में छोटा जहाज P-305 डूब गया है और बाकी 3 व्यापारिक जहाज समंदर में सुरक्षित है। लेकिन जब ये चारों छोटे जहाज ताउते तूफान में फंसे तो इनकी तरफ से नौसेना को मदद मांगी गई, जिसके बाद नेवी ने पहले 3 और फिर 5 बड़े जहाजों को भेज दिया। नौसेना के मुताबिक ताउते तूफान के बीच का ये खोज और बचाव अभियान हाल के दशकों का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है। Well, this is one of the most challenging search and rescue operations I have seen in the last 4 decades. As we speak, 4 of our Indian Navy ships are on site. That is INS Kochi, INS Kolkata, INS Talwar and INS Betwa. For the last 20 hours, these units have been battling to search and rescue as many people as they can through the dark night and challenging weather conditions. सोमवार को चक्रवात की वजह से P-305 नाम का जहाज मुंबई हाई के हीरा ऑयल फील्ड्स के तट से दूर चला गया। ताउते जहाज का खतरा बढ़ता देख जहाज में मौजूद चालक सदस्यों ने नौसेना से मदद की गुहार लगाई और भारतीय नौसेना तुरंत एक्शन में आ गई। समंदर में फंसे बार्ज P-305 में 273 लोग फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी को बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले INS कोची को मदद के लिए भेजा। INS कोची के बाद INS कोलकाता और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। ऑफशोर सपोर्ट वेसल्स अहिल्या और ओशन एनर्जी को भी तत्काल मदद के लिए रवाना किया गया। ये 4 बजे हुआ, ये जो भी है ये सब 4 बजे के बाद तो हल्का पूरा बारिश था, फिसलने का डर रहता है। ऐसा ये घर तो नहीं है ना जो कि आराम से चल सकते हैं। बड़ा कल का दिन ही जो है बहुत खराब गया। जब हम देखे कि रेस्क्यू बोट कल आ गया था 5 बजे, तो उसके बाद हमको पता चल गया कि हमको रेस्क्यू कर लेंगे। फिर आज सुबह नेवी का 2-3 चॉपर घूम रहा था तो हमको वो ले आए। नेवी का पूरा अमला सोमवार देर रात से ही लोगों की जिंदगी बचाने में लग गया।
सुबह होते ही P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारने से ऑपरेशन की ताकत में इजाफा हो गया। चक्रवात को देखते हुए भारतीय नौसेना ने पहले ही 11 गोताखोर दल तैनात कर रखे हैं। 12 बाढ़ राहत दल और मेडिकल टीम को भी तैनात किया गया है। तूफान प्रभावित राज्यों में जरूरत पड़ने पर इन्हें भेजा जाएगा। भारतीय नौसेना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो देशवासियों के लिए किसी देवदूत से कम नहीं है, जिसने बिना समय गवाए अपनी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जिंदगी को बचा लिया और इन लोगों के परिवारों को ऐसा तोहफा दिया है जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। मुंबई से अभिषेक भल्ला के साथ गौरव सावंत, दिल्ली, आज तक। डेप्यूटी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने खुद ये स्वीकार किया है कि किस तरीके से नौसेना के लिए ये काम बेहद चुनौतीपूर्ण है और पिछले 40 सालों में ऐसा कोई ऑपरेशन हुआ नहीं है। बहुत बारीकी से सारी चीजों को देखा जा रहा है। हालांकि हमारे जो सैनिक होते हैं वो किसी भी असंभव को संभव कर सकते हैं। किस तरीके से इस ऑपरेशन को किया जा रहा है, उस पर अमल किया जा रहा है, ऑपरेशन के जो प्रमुख हैं उनसे बातचीत की है मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने। नेवल ऑप्स रूम से कोमोडोर आलोक आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोमोडोर आनंद, इस समय ताजा स्थिति क्या है जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस मुंबई की समुद्री सीमा पर चल रहे हैं, ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई? सर गौरव जी, जो हमें रिपोर्ट मिली थी उसके हिसाब से उस बार्ज पर 261 लोग थे। तो जब हम वहां पर पहुंचे उस समय तक वो तितर बितर हो चुके थे पानी में। तो और रोशनी कम होती जा रही थी, बहुत जबरदस्त बारिश हो रही थी और वहां पे लहरों की ऊंचाई कम से कम 18 से 20 फीट, मतलब जहाज की ऊंचाई के बराबर लहरें थी। तो उसमें लोगों को साइट करना और उनके पास जाके उनको फिर उठाना, ये बहुत ही मुश्किल काम था और रोशनी भी अब अंधेरा हो रखा था। उसके बावजूद कल शाम से लगे हमने अभी तक उस 261 में से 183 लोगों को हमने बचा लिया है। ऐसी स्थिति में ना आप हेलीकॉप्टर भेज सकते हैं और ना आप अपना लाइफ राफ्ट भेज सकते हैं, तब कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, ना तो हम अपनी बोट लोअर कर सकते हैं, ना हम हेलीकॉप्टर लॉन्च कर सकते हैं। उसके बावजूद 183 लोगों को बचा लेना 24 घंटे के अंदर अंदर, ये मैं इसका पूरा क्रेडिट जो वहां पे शिप है और जो नेवल पर्सनल उन जहाजों पे हैं जो अपने जान की बाजी लगा के ये काम कर रहे हैं, मैं उनको पूरा उनकी सराहना करना चाहूंगा और पूरा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने किस तरह से जो हमें बेसिक ट्रेनिंग सीमैनशिप की दी जाती है, किस तरह से इनोवेट करके और इंजीनियरिटी अपनी दिखा के उन्होंने ये प्रेशियस लाइव्स बचाई हैं। लेकिन 70 से ज्यादा लोग अभी भी लापता है, 24 घंटों से ज्यादा। उनको बचाना अब कितना चुनौतीपूर्ण होगा आने वाले समय में? गौरव जी, हम हार कभी नहीं मानते, हम लगे रहेंगे और हम तब तक लगे रहेंगे जब तक हम एक आदमी के बारे में श्योर नहीं हो जाते हैं कि हमने जितने भी वहां पे लोग अभी जीवित हैं, चाहे जिस भी जगह पे हो, क्योंकि जो लहरें बहुत ऊंची थी, हवा बहुत तेज थी, तो लोग ड्रिफ्ट कर गए। वो एक जगह एक ग्रुप में नहीं है, वो एक बड़े एरिया में फैले हुए हैं। हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी कोशिशों का हमें पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। नौसेना के जज्बे को देखते हुए और नौसेना की काबिलियत को देखते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग लापता हैं उन सबको जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाएगा। हालांकि इस तूफान के रास्ते में जितने भी प्रदेश पड़े वहां पर बहुत तेज हवाएं चली और किसी न किसी रूप में तबाही देखी गई। गुजरात चूंकि उसके केंद्र में था और गुजरात में सबसे अधिक तबाही की आशंका थी। हम आपको दिखाते हैं कि वहां पर किस तरीके से इस तूफान ने कोहराम मचाया है। तबाही के तूफान ताउते ने गुजरात में 40,000 से ज्यादा पेड़ गिरा दिए। अरब
सागर में उठे चक्रवाती तूफान ताउते से गुजरात के 2437 गांव में अंधेरा हो गया। ताउते तूफान सोमवार रात को गुजरात पहुंचा और पीछे छोड़ गया तबाही के कभी न भूलने वाले निशान। गुजरात में ताउते ने क्या तबाही मचाई, उसकी सबसे ताजा तस्वीर ये है, जहां एक इंस्टीट्यूट की इमारत का हिस्सा तूफान के आगे ढेर हो जाता है। गुजरात में सोमवार रात को तूफान ने राज्य में दस्तक दी, जिसके बाद गुजरात में एक अजीब सा खौफ तैरने लगा, जिसे ऐसी तस्वीरों ने और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब अहमदाबाद की एक और तस्वीर देखी, जिसमें एक होर्डिंग चौराहे पर एक मिसाइल की तरह जाकर गिरता है। सोचिए, अगर ये होर्डिंग किसी गाड़ी के ऊपर जाकर गिरता तो क्या होता। अहमदाबाद में ताउते तूफान की रफ्तार इतनी तेज रही कि बड़ी बड़ी इमारतें पस्त होती दिखी। अभी देखिए, इस इमारत की छत को तूफान कितनी आसानी से उड़ा ले जाता है। तूफान से अहमदाबाद पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर की मुख्य सड़कें और उसके आसपास का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। ताउते ने अहमदाबाद की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। अहमदाबाद ही नहीं, गुजरात का जूनागढ़ हो या फिर राज्य का अमरेली, ताउते तूफान के असर से कोई नहीं बच पाया। अमरेली में इस राज्य की चपेट में एक पेट्रोल पंप आ गया। तूफान इसकी छत को उड़ा ले गया। राज्य में ताउते ने 40,000 से ज्यादा पेड़ और हजारों बिजली के खंभे गिरा दिए। इसके अलावा तूफान की वजह से 196 छोटे बड़े रास्ते बंद हो गए। पूरे गुजरात में 16,500 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचने की खबर है। इस तरह ये तूफान हजारों लोगों के सिर से छत छीन चुका है। लेकिन समंदर के आसपास रहने वाले, नाव में सोने वालों के लिए तूफान कभी न भूलने वाला वो सपना है जो उन्हें सारी जिंदगी याद रहेगा। समंदर की लहरों पर झूलती ये नावें ताउते तूफान की ताकत का एहसास करवाने के लिए काफी है। सोमनाथ में सोमवार शाम को ये नावें समंदर के किनारे लंगर डालकर खड़ी थी, लेकिन ताउते तूफान इनका लंगर तोड़कर इन्हें समंदर के अंदर ले गया। पूरे सोमनाथ के समुद्र तट पर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2 नाव थी, करीब कल रात को इसे यहाँ पे बांधा गया था, जो इस एंकर डालकर इसको बांधा गया था, लेकिन अचानक रात के वक्त में ये एंकर टूट गया और उसे टूटने के बाद वो समुद्र के अंदर चली गई, जबकि इस नाव के अंदर 9 से ज्यादा लोग इसमें सो रहे थे। और जब तेज हवाएं चल रही थी तो एंकर टूट गया और उसके बाद ये नाव समुद्र में चली गई। जरा सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही होगी जो नावों पर सवार थे, लेकिन एनडीआरएफ की टीम इनके साथ लगातार संपर्क में रही और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद इन सभी को बचा लिया गया। सोमनाथ ऊना गुजरात के वो इलाके रहे जहां ताउते तूफान की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। इन 3 ही घंटे पर तूफान 5 जिलों से टकरा गया। गिर सोमनाथ में तो तूफान की गति इतनी तेज थी कि इस फर्नीचर शोरूम की पूरी छत उड़ गई। चक्रवात ताउते ने किस कदर कहर बरपाया है, उसके सबूत जो है वो यहाँ देखने मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी की पूरी जो छत है वो उड़ चुकी है। दरअसल ये एक शोरूम है, फर्नीचर का शोरूम है, जिसकी छत जो है वो पूरी तरीके से उड़ चुकी है, क्योंकि जो हवा की रफ्तार थी वो करीब 130 किलोमीटर से ज्यादा यहाँ पे हवा की रफ्तार थी। आप देख सकते हैं कि पूरा जो फर्नीचर है वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, क्योंकि ये एक फर्नीचर का शोरूम था। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चक्रवात है उसने कहर बरपाया है। यहाँ तक कि जो पूरी दीवार है वो दीवार भी टूट चुकी है और जो ऊपर की छत थी वो भी यहाँ पे उड़ चुकी है। इस फर्नीचर के जो मालिक है उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये बताइए कितना नुकसान हुआ है आपका? करीबन 15 लाख से ज्यादा, 15 लाख से ज्यादा। क्या रात को जब चक्रवात आया तब किस तरीके का माहौल था यहाँ पे? यहाँ पर कोई नहीं था और सीसीटीवी और 12:30 बजे तक ये सब गिर गया था यहाँ से। सोमनाथ में आज तक की टीम जहाँ भी गई, हमें चारों तरफ ताउते तूफान से प्रभावित घर देखे। शहर की सड़कों पर बड़े बड़े पेड़ गिरे मिले, जिससे सोमनाथ ऊना हाईवे भी प्रभावित हो गया। चक्रवात ताउते ने कहर बरपाया है। इस वक्त हम मौजूद है सोमनाथ ऊना हाईवे पर, और ये हाईवे कल रात से, जब से साइक्लोन आया था तब से यहाँ पे बंद था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइन से जो पेड़ है वो हाईवे पे गिरे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से
ये जो पूरा हाईवे है वहाँ पे पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। दरअसल सुबह सुबह यहाँ पे इस हाईवे को शुरू किया गया और फिलहाल यहाँ पे पूरे अगर बात की जाए ऊना की तो यहाँ पे बिजली नहीं है और आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े पेड़ थे, जो नारियल के पेड़ है, वो सारे यहाँ पे घरों पे गिरे हुए हैं क्योंकि जब गिर सोमनाथ में ताउते तूफान के साथ जोरदार बारिश भी हुई। गुजरात के साथ केंद्र शासित प्रदेश दीव भी है जहां पर ताउते तूफान पूरी शक्ति से टकराया। यहां पर भी आज तक की टीम को चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ धराशायी दिखे जिन्हें हटा। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।